स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स में हम लोग अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर अभी अपन हम लोग अवेलेबल हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वो हैं आपके। सबसे पहले है आपका क्यूबिक, फिर है सेकंड नंबर में आपका टेट्रागोनल, थर्ड नंबर है आपका हेक्सागोनल, फिर फोर्थ है आपका ऑर्थोरेहोम्बिक, फिर पांचवा है आपका रेहम्बोहेड्रल, फिर छठा है मोनोक्लिनिक और सातवां है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ये देखो ये 7 जो आपके स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, आपको यही 7 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। वैसे तो 32 टाइप के हैं, बाद में उन्हें 14 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है, बट आपके सिलेबस में आप ये 7 पढ़ लो तो सफिशियंट है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहे हो, बट ये एक्चुअली बड़े सिंपल हैं, है ना। इसमें कोई बिल्कुल मैंने केवल डेफिनेशन इनकी दी है जो आपके सिलेबस में है, और बाकी जो फिगर है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये नाम थोड़ा सा आपको टफ है, नाम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट जैसे आप फिगर से लिंक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसका नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें चलते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो आप क्यूब तो आप सभी लोगों ने देखा हुआ है ना। अचल देखा है ना आपने क्यूब? क्यूब कैसे बनाया जाता है? यस सर। तो क्यूब की कोई खास बात है? कुछ खास बात अगर पता है तो मुझे बताओ जरा। क्यूब में क्या होता है कि क्यूब में जितनी भी भुजाएं होती हैं सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पहला। और दूसरा क्या होता है कि उसमें सभी भुजाओं के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये देखो, है ना। देखो, एक भुजा तुम्हारी ये है, एक भुजा तुम्हारी ये है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? देखो 90 डिग्री है। ठीक है, और ये सभी भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर है। ये देखो, ये जैसे इसकी डायमेंशन कितनी ए दी हुई है, इसकी भी ए दी हुई है, इसकी भी ए दी हुई है ना। तो जो क्यूब होता है, क्यूब में क्या होता है कि सभी उसकी भुजाएं बराबर होती हैं, और सभी भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना होता है। ठीक है, क्लियर है ना ये? यस सर। ओके। अब जो है यहाँ पर ये जो सेकंड फिगर, जो बी फिगर देख रहे हैं, बी फिगर में वही चीज़ दिखाया गया है कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में सभी भुजाओं के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। जो सी फिगर है, सी फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल फर्स्ट फिगर ए बनाइए और फिगर बी बनाइए। ठीक है, सुनाया? यस सर। ओके, ये आपने पढ़ा है पहले, ये सुनाया? ओके, अब हम लोग आते हैं। देखो, इसमें जो अभी हम लोगों ने क्यूबिक स्ट्रक्चर जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या है कि जो जितना कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बताया है कि इसमें जो है तीनों एक्सिस इक्वल होंगी, सबसे पहला पॉइंट है। और इनके बीच का जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। आपको केवल ये 2 चीज़ याद रखनी है बस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में इतना सफिशियंट है। ठीक है, और दूसरा ये आपको ये फिगर भी जरूर बनाना है, ये और ये दोनों फिगर अगर आपने बना दिया तो आपके सिलेबस के हिसाब से सफिशियंट है। हालांकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो क्लियर होता रहेगा, है ना। तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में। ठीक है, अब टेट्रागोनल सिस्टम में क्या है कि टेट्रागोनल सिस्टम में इसमें भी वही है, इसमें तीनों एक्सिस क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, और 2 एक्सिस तो आपस में बराबर होंगे, है ना। ये देखो, 2 एक्सिस तो बराबर होंगे, लेकिन जो थर्ड एक्सिस होगा वो बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखें कैसे। देखो, इसमें क्या है कि ये वाली जो भुजा है ना, ये भुजा ये दोनों आपस में बराबर हैं, इनकी लंबाई क्या होगी, ए होगी। लेकिन जो ये वर्टिकल वाली भुजा है, ये वाली, इसकी लंबाई इसकी लंबाई के बराबर नहीं होगी। तो ये वही कह रहा है कि इसमें 2 एक्सिस तो आपके बराबर होंगे, लेकिन जो तीसरा एक्सिस होगा उसकी लंबाई दूसरी होगी। अब उसमें एक एक्सिस ये है तुम्हारा, और एक एक्सिस तुम्हारा ये है। ठीक है, और एक एक्सिस तुम्हारा ये है ना। तो ये एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है और ये जो एक्सिस है, ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये जो एक्सिस है ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है रवि? यस सर। ओके, यहाँ पर किसी को डाउट है? चलिए, यहाँ पे आपको कोई डाउट तो नहीं है? नो सर।
ओके, ये जितना अभी ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन में केवल आप ये चीज़ें ही याद रखना है और ये फिगर याद रखने हैं बस। ठीक है, अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके लिए सफिशिएंट पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे और इसमें कुछ नहीं करना है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इंग्लिश में हेक्सागन का मतलब है कि उसमें जिसमें 6 भुजाएं होंगी, है ना। तो यहाँ पर हेक्सागोनल वो 6 भुजाओं वाले ही है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें टोटल 4 एक्सिस होंगे, है ना, विच है 4 एक्सिस, और जिसमें 3 एक्सिस क्या होंगे, 3 एक्सिस तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना, ये तीनों एक्सिस इक्वल होंगे। लेकिन जो चौथा एक्सिस होगा, चौथा एक्सिस जो होगा वो अलग एक्सिस होगा, मतलब वो इक्वल नहीं होगा, है ना। और हर एक्सिस जितने भी है उनके बीच का जो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एग्जाम्पल के लिए कैसे हम इसको समझाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझाते हैं कैसे। देखो, इसमें क्या है कि इसमें आप देख लोगे, ये फिगर सबको दिखाई दे रहा है, ये 3rd नंबर वाला फिगर जो सी नंबर का फिगर है। Yes, sir. इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक भुजा तो आपकी ये है, ठीक है, दूसरी भुजा आपकी ये इधर हो जाएगी, बराबर है, और तीसरी भुजा आपकी ये होगा। ये तीन एक्सिस आपके ये हो गए, ठीक है। ये तीनों एक्सिस की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो लंबाई होगी ए। लेकिन ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसकी लंबाई आपकी होगी अलग, मतलब बी हो सकती है, सी हो सकती है, लेकिन इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसमें हर एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं फिगर और थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। हाँ, इसमें ये दिखाई दे रहा है ये फिगर। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जिसमें मैंने 60 पे जिस पे किया हुआ है, इसमें ये एक्सिस, ठीक है, और ये जो ये एक्सिस है, इनके बीच का जो एंगल है वो है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये। Yes, sir. हाँ सर हाँ 320 एंगल कहाँ पे है? हाँ, ये 120 एंगल में बता रहा हूँ ये कैसे बनेगा। देखो, 720 है। हाँ, ये 120 20 नहीं, ये 120 है। देखो इसमें क्या है कि जो हेक्सागन होता है, हेक्सागोन में जितनी भी भुजाएं होंगी सभी भुजाओं के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको ट्रिग्नोमेट्री से समझना पड़ेगा। आपने एंगल तो निकाला होगा, पहले भी निकालना सिखाया जाता है इंटरमीडिएट में। उसमें होता क्या है कि भाई देखो, आपकी यह है एंगल इस तरह का, ठीक है, एक भुजा आपकी और दूसरा एंगल आपका ऐसा है, ठीक है। और भुजा कैसी है, एक ऐसी भुजा है और एक ये ऐसी भुजा है, ठीक है। इसमें ये जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो एंगल दिखा रहा है, यही तो एंगल दिखा रहा है आपका कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। अगर इसको लाइन अगर हम और आगे बढ़ा दें, और आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा, बराबर है भाई। अगर ये पूरा सर्किल मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये पूरा सर्किल अगर ऐसे मिला देगा 360 हो जाएगा ये, बराबर ना। चल, यस सर। हाँ, अब इसमें क्या है कि ये 360 डिग्री होगा। अगर ये 180 डिग्री अगर आपका आ रहा है तो ये बाकी का बचा कितना होगा, ये 60 एंगल। 60 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है ना। तो अब चूंकि देखो यहाँ पे 60 डिग्री है, बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण का सिद्धांत आपने पढ़ा। अगर ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो आपका ये एंगल कितना होगा, ये भी तो 60 डिग्री होगा। यस सर। यस सर, ये एकांतर कोण हो गया ना। एकांतर कोण, हम्म। ठीक है ना। शीर्षाभिमुख को क्रॉस क्रॉस में रहता है। हाँ, क्रॉस क्रॉस में हो जाएगा, बराबर बराबर, तुम्हें याद आ गया हो। ठीक है, तो ये एंगल जो आपका जो सिद्धांत है वो इसी एंगल पे ही है, ठीक है। और ऐसा ही आपका ये पूरा हेक्सागन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह पूरा ऐसा हेक्सागन बन जाएगा, ये इस तरह, ठीक है, क्लियर है। अब ये 60 है तो ये मिला के आपका ये 60, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, पूरा मिला के। लेकिन ये 60 है तो ये 60 रहेगा। तो ऐसे करते करते इस सारे जितने भी एंगल है सारे ये कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये 60, ठीक है, तो इधर वाला 60, ये 120,
ठीक है, इधर वाला 60 तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, तो सारे ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना? अभी तो क्लियर है, अभी तो किसी को डाउट नहीं है ना कुछ? नो सर। ओके, सनाया आपको क्लियर है ये? सनाया की आवाज नहीं आ रही है आज। चलो हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। नहीं है अभी। हाँ, सनाया है नहीं क्या? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अच्छा, है तो नीचे मेरे में नहीं शो कर रही है। ओके, चलो कोई बात नहीं। आर्थोरेम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो तीनों एक्सिस होती हैं, तीनों एक्सिस के बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल होता है, ठीक है। और राइट एंगल तो होता है, लेकिन जो तीनों एक्सिस होती हैं, है ना, तीनों एक्सिस की लंबाई वो अलग अलग होती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो फिगर इसमें क्यूब आपका दिखाया गया है, इसमें ये जो भुजा है, नीचे वाली ये जो भुजा है, ये वाली, ये भुजा की लंबाई दूसरी होगी, ठीक है, ये भुजा की लंबाई दूसरी होगी, और ये भुजा की लंबाई जो है दूसरी होगी। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं? ए, ठीक है, ये वर्टिकल वाली हो गई आपकी बी, और ये हॉरिजॉन्टल वाली जो भुजा हो गई, ये हो गई आपकी सी, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है, ये होता है आपका ऑर्थोरियोम्बिक, है ना? क्लियर है यहाँ पे? ये याद रहेगा सबको? यस सर। हाँ, तो इसमें जो है इस चीज़ को ध्यान रखना, इसीलिए आज मैंने बहुत छोटा रखा हुआ है, और केवल ये इसी में ही केवल बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपका इसमें मैंने ऑर्थोरियोम्बिक ट्राइक्लिनिक नहीं कवर किया मैंने, ट्राइक्लिनिक आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ट्राइक्लिनिक नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं मेटेलिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को जो याद करने वाली जो मेन चीज़ें वो कौन सी होगी? कि ऑर्थोरियोम्बिक क्रिस्टल हो गया, दूसरा हो गया आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तीसरा है आपका टेट्रागोनल, और चौथा है आपका क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक नहीं रखा था, आप लोग बुक में देख लेना, अगर ये आपके बुक में है तो मुझे बता देना, तो फिर आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, वैसे तो है नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं मेटेलिक स्ट्रक्चर में। तो देखो, मेटेलिक स्ट्रक्चर जो भी बनता है, मेटेलिक स्ट्रक्चर सारा इन्हीं के अराउंड बनता है ना। आपका हेक्सागोनल हो सकता है, टेट्राक्लिनिक हो सकता है, मोनोक्लिनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट होगा वो इन्हीं में से, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे फिर और भी बहुत सारी स्टडी की गई, जैसे ब्रेविस स्टडी किया गया, ब्रेविस ने कई सारे अध्ययन किए, और कई सारे अध्ययन करके उन्होंने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। और उसके हिसाब से क्या हो गया कि पहले तो ये 32 पार्ट में डिवाइड किए गए, बाद में इनको आगे डिवाइड करके 14 पार्ट में कर दिया गया, है ना। तो जो 14 जो पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स ये एक्चुअली आपका बीटेक मेटलर्जी में है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके लिए मैंने उसको इसमें नहीं रखा हुआ है, बट वो सारे पार्ट इसी के ही हैं। उन पार्ट में केवल एक मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ कि उन पार्ट्स में भुजाओं की लंबाई और उनके बीच में बनने वाला कोण, केवल इन्हीं के बीच में डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाद में फ्यूचर में तो जैसे आपका आप देखोगे मटेरियल, कई सारे मटेरियल का आविष्कार किए गए हैं ना, कई सारे मटेरियल बने। अब इस आज की डेट में स्टेनलेस स्टील में भी बहुत सारे ग्रेड हैं, कार्बन स्टील में बहुत सारे ग्रेड हैं। तो उन ग्रेड का, वो ग्रेड कैसे बने? वो ग्रेड स्ट्रक्चर की वजह से डिवाइड किए गए अलग अलग, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना। तो उसके आधार पर उनके गुणों में परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने पड़े, है ना। तो ये चीज़ भी आपको धीरे धीरे समझेगा। अभी पहले हम लोग बात करते हैं मेटालिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेटालिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेटल में भी जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो स्ट्रक्चर पाया जाता है कितना, 3 टाइप का। पहला तो होता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो, हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में ऊपर बात की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसके बाद में आता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर आता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैन स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर भी हम लोग ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम लोग उसको मेटल से कैसे लिंक करते हैं, मेटल में कैसे स्ट्रक्चर आता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? यस सर, क्लियर है। ओके, देखो अब क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें नाम से ही आपको पता लग रहा है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। मतलब ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें बॉडी के सेंटर में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो अब चूंकि मेटल का स्ट्रक्चर है, तो बॉडी के सेंटर में क्या होगा? कोई भाई कोई आपका एटम ही तो हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं, है ना, या यूनिट सेल होगा, और तो कुछ होने वाला नहीं है ना।
तो यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में यही खास बात है, इस पर बड़ा सिंपल ध्यान रखना है। देखो क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड अगर बोलेगा तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी के सेंटर में एक यूनिट सेल होगा, बड़ा सिंपल है, ठीक है। ये एक यूनिट सेल है काले रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये इसकी खास बात है, एक ही सेंटर में तो कोई भी स्ट्रक्चर आपका रहेगा ही रहेगा, आपका यूनिट सेल रहेगा ही रहेगा। अब बाकी कॉर्नर में, हर कॉर्नर में एक यूनिट सेल ये अलग से रहना ही रहना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि अगर हम क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो मोटा मोटा देखा जाए तो हर क्यूब के कॉर्नर में एक यूनिट सेल तो पक्का है, वो तो रहना ही रहना, 100% रहना। आप उसको आंख बंद करके आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। अब बाकी जो खास बात जो डिवाइड होती है वो डिवाइड होती है कि जो रेस्ट यूनिट सेल हैं वो उसके सेंटर में आ रहे हैं या फेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, नाम से पता है बॉडी के सेंटर में होगा, तो बॉडी के सेंटर में हमने यहाँ पर एक ये यूनिट सेल बना दिया, और बाकी कॉर्नर में भी एक एक यूनिट सेल बना दिया आपके, ठीक है। अब चूंकि क्यूब है तो क्यूब में कितनी भुजाएं होंगी टोटल, किसी को पता है कितनी भुजाएं होंगी क्यूब में, कितने कॉर्नर्स होंगे? 16 सर। 6 क्यूब में कितने कॉर्नर्स होंगे भाई रवि? सर 8 8, हाँ 4 4 8 होंगे भाई, 8 सर 8 8 8 होंगे, गिन लो ना, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर में क्या होगा, हर कॉर्नर पे एक यूनिट सेल होगा और सेंटर में एक यूनिट सेल होगा, तो ये बन जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा कि एज पर डेफिनेशन, आपको तो मैंने काफ़ी छोटा यहाँ पे दिखाया हुआ है, छोटा लिखा है, बट एज पर डेफिनेशन इसमें ये बताता है कि सेंटर में तो एक यूनिट सेल आपका ही है, लेकिन कॉर्नर के जो यूनिट सेल हैं वो दूसरे क्यूब के कॉर्नर के यूनिट सेल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, सेंटर वाला बॉन्डिंग नहीं करता है, ठीक है। ये एक्चुअल पूरी डेफिनेशन है, बट आपके हिसाब से इतना सफिशिएंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप चाहें तो लिख सकते हो उतना। अब इसमें क्या है देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यूनिट सेल कंटेन्स वन एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, है ना, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम होगा पहला, फिर दूसरा जो होगा वो दूसरा होगा आपका एक बॉडी सेंटर में होगा, मतलब आपके बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ ये तो क्लियर हो गया ना, ये इसमें तो किसी का डाउट नहीं है ना? सर यूनिट सेल क्या आता है? अरे लास्ट क्लास में यूनिट सेल बताया था, यूनिट सेल किसी भी मेटल के अंदर पाया जाना वो वाला सबसे छोटी इकाई है जो इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक स्ट्रक्चर के जस्ट ऊपर की इकाई होती है। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप कभी भी देखते हैं तो एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह हम केवल एटम देखें जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देते हैं, तो जो वो एटम है ना, वही एटम ही आपका यूनिट सेल है, ठीक है। हम एटॉमिक लेवल पे वहाँ पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ठीक ऊपर वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा, वो होगा आपका एटम, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, वो एटम में ही तो पाए जाते हैं ना। एटम तो इन्हीं से सबसे मिलकर बना होता है, तो हम लोग वहाँ पर केवल एटॉमिक लेवल में देख रहे हैं। तो सबसे यूनिट सेल जो है, सबसे छोटा जो इकाई है वो है आपका एटम, ठीक है। यस सर। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, ये एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये किसमें पाया जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपका पाया जाता है अल्फा आयरन, जो जिसका टेम्परेचर 910 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा। गामा आयरन 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1839 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन और वेनेडियम। तो आपको आयरन कार्बन डायग्राम में ले चलता हूँ। आयरन कार्बन डायग्राम में देखते हैं क्या है, उसमें क्या बोल रहा है आयरन कार्बन डायग्राम। आपको लिंक करना समझ में आ जाएगा कैसे उसको लिंक करना है। में अभी आप हीट में उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
आयरन कार्बन डायग्राम किसी को याद है? नो सर। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक इधर से पढ़ते जाओ, उधर से भूलते जाओ। ओके, देखो ये खुल गया सबके सामने आयरन कार्बन डायग्राम। Yes. अब देखो इसमें अगर देखा जाए, अभी हम पीडीएफ भी खोल रहे हैं ना, पीडीएफ में खोलते हैं तो उसमें आपको जो है काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे यार, अब इसमें देखते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में। अब देखो अल्फा आयरन कहाँ बन रहा है? अल्फा आयरन बन रहा है बिलो 910 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें आप देखोगे, ये आयरन कार्बन डायग्राम में सबको दिखाई दे रहा है ना, ये सबको दिख रहा है ये। इसमें आप देख रहे होंगे 912 डिग्री सेंटीग्रेड ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस जगह पे दिख रहा है ये सबको। Yes, sir. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये देखो 912 डिग्री सेंटीग्रेड पे के जस्ट नीचे आपका 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा आयरन बनता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये छोटा सा, इसको मैं थोड़ा और इनलार्ज कर दे रहा हूँ। एक मिनट, इसको मैं बड़े कर दे रहा हूँ। हम्म, ओके, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा, इसमें अल्फा आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे ये अल्फा दिखाई दे रहा है सबको, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये यहाँ पर ये। Yes, sir. हाँ, ये देखो ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा स्ट्रक्चर ये 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे शो कर रहा है ना। तो ये यहाँ पे 912 है, 912 का जस्ट नीचे यहाँ पर आपका 900 होगा, ठीक है। और 900 910 डिग्री सेंटीग्रेड इसी पोर्शन पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका यहाँ जो पोर्शन है, ये पोर्शन पे आपका बनेगा कितना, आपका अल्फा आयरन बनेगा, ठीक है। तो ये हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए। इसको मार्किंग कर दे रहा हूँ। ओके, इसमें ये जो पोर्शन होगा पूरा, ये पोर्शन में आपका अल्फा आयरन बनेगा, ये यहाँ की जो कि ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये आप जो रेड कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन होती है आपकी A3 लाइन, ठीक है। A3 लाइन ये एक्चुअली आयरन कार्बन डायग्राम में इसको इसी तरह डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये टोटल होता है आपका कार्बन परसेंटेज पे, है ना। अब हम लोग, हाँ, अब ये नहीं यार तुम लोग चांद निकल कैसे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसमें गामा आयरन की। गामा आयरन आप देख रहे होंगे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1839 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बनता है। अब इसमें आप देखिए 1400 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है आपका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 1839 कहाँ है, तो 1839 देखो आपको 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो यहाँ दिया गया है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें नहीं दिखाया गया, तो आप मान के चलो इससे ऊपर ही है। तो 1400 से 1600 1839 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो वहां पे आपका कौन सा बनेगा, गामा आयरन बनेगा। तो गामा आयरन आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर, एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने गामा दिखाया नहीं है, बट यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, यहाँ गामा से यहाँ से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो जाता है। और आप स्ट्रक्चर जो देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे गामा प्लस लिक्विड लिखा हुआ है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट होता है आपका गामा आयरन के नाम से, ठीक है। और ये आपका बनेगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, मतलब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और 1800 तक ये गामा आयरन स्ट्रक्चर रहता है। उस केस में आपका जो फिगर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर ये जो फिगर दिखाया गया है, ये फिगर आपका गामा आयरन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये समझ रहा है ना सबको? हाँ चल, यस सर। सर अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर मैंने नहीं देख पाया था। नहीं अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर, अच्छा अल्फा आयरन का स्ट्रक्चर देखो यहाँ बनता है, ये 912 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर 912 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये। हाँ एक मिनट, इसको ओपन पेज में पेंट कर देता तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ अब सही है।
इसमें आप देखोगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर जो 912 डिग्री सेंटीग्रेड है, भाई अल्फा आयरन आपका कैसे बनता है? वो बनता है आपका 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो भाई चूंकि 912 है तो 910 इसके जस्ट नीचे ही होगा, तो यहाँ पर ये अल्फा आयरन बनेगा। ये देखो यहाँ पर ये अल्फा आयरन ये शो भी कर रहा है, ये देखो ये अल्फा आयरन शो कर रहा है, यहाँ पर ये अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है आपका अल्फा आयरन। अब आपका बनता है 1400 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपका गामा आयरन। तो गामा आयरन आप देखेंगे, ये है आपका गामा आयरन, ये देखिए, ठीक है। ये जो आपका जोन है गामा आयरन का जोन है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गामा आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक्चुअली क्या होता है कि 910 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आयरन कार्बन डायग्राम को मेरा बताने का पर्पज ये है, इसमें आप घबराइए मत। पर्पज ये है कि कैसे उस स्ट्रक्चर को इस आयरन कार्बन डायग्राम से आपको लिंक करना है। जब आप उसको लिंक करना सीख जाएंगे तो आप जो है आसानी से हीट ट्रीटमेंट के बारे में भी लिख पाएंगे और आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में भी लिख पाएंगे। आयरन कार्बन डायग्राम भी आपके सिलेबस में वो लिखने के लिए आएगा पूरा, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ पे? क्लियर अभी? यस सर। पर सर मुझे एक्स एक्सेस वाला थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। कौन सा एक्सिस जो वाला? टेम्परेचर वाला तो ठीक, जो आयरन कार्बन डायग्राम में एक्स एक्सिस था। हाँ हाँ, अच्छा एक्स एक्सिस, अच्छा ओके ओके, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई बहुत सिंपल है। देखो इसमें आप देखो यहाँ पर एक ये जो जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये मेरी पेंसिल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बीच में गैप है, ये हल्का सा। इसको बड़ा करूँ क्या और मैं? तो दिख रहा। चलो मैंने इसको और बड़ा कर दिया। देखो इसमें ये जो आप गैप देख रहे हो, ठीक है, ये गैप जो है ये है एक्चुअली 0 से लेके 0.8% कार्बन, ठीक है। ये 0.8% कार्बन होता है, ये होता है आपका पिग आयरन। और पिग आयरन किससे बनता है? लौ अयस्क के, जो लौ अयस्क मिलता है ना खुदाई का जो करते हैं जमीन से, याद है ना? यस सर। हाँ, ये जो होता है ये होता है आपका पिग आयरन, ठीक है, या आयरन, ठीक है। इस जिसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वो 0 से लेकर वो 0.8% तक होती है। तो ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन आपका ये पोर्शन होता है। अब इसके बाद देखिए आप ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन ये जो नीचे वाली जो रेड लाइन है जहाँ पर ये आयरन लिखा हुआ है, एफी लिखा हुआ है, ठीक है, ये वही एफी है। ये जो पिग आयरन है ये वही एफी है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब ये रेड लाइन के बाद से फिर आपका स्टील स्टार्ट होता है। ये देखिए ये स्टील स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये स्टील है ना। अब स्टील को क्या किया गया है, स्टील को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक होता है हाइपो एवेटेक्टोइड स्टील और एक होता है हाइपर एवेटेक्टोइड स्टील। तो जो हाइपो होता है, हाइपो में क्या होता है, इसमें 0.8 से 0 समथिंग 2% तक होता है शायद, नहीं 1% तक, सॉरी 1% तक, है ना, 1% से थोड़ा कम होता है। वो होता है आपका हाइपो एवेटेक्टाइड। 1% कहाँ पे शो करेगा? यहाँ पर। एक्चुअली वो यहाँ शो किया है बट वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। हाइपर एवेटेक्टाइड क्या होगा? ये होगा आपका एबव 1.2 से लेकर 2% तक कार्बन, ठीक है। ये कार्बन परसेंटेज आपका दिखा रहा है। देखो हाइपो होता है वो लो कार्बन होता है, और जो हाइपर होगा, हाइपर जैसे नाम से पता लगता है, हाइपर मतलब वो हाई कार्बन होगा। हाई कार्बन ये स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? और ये जो है आपका ये है कास्ट आयरन स्ट्रक्चर। कास्ट आयरन में क्या होता है, इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि भंगुर होता है। जैसे जो कास्टिंग बनाई जाती है आपकी, है ना, रफ आयरन, व्हाइट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल आयरन, जो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी वो यहाँ पर फिट बैठती है इस जगह पर कास्ट आयरन में। और जो लो मीडियम और हाई एलॉय स्टील होते हैं उसकी कैटेगरी होती है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है रवि? यस सर। हाँ, तो ये जो नीचे जो एक्स एक्सिस जो आपका दिखाया गया है, एक्स एक्सिस ये टोटल शो करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखिए, कार्बन की परसेंटेज वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बाय डिफॉल्ट मटेरियल की हार्डनेस बढ़ना ही बढ़ना है। और मटेरियल की अगर हार्डनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, मटेरियल भंगुर होता चला जाएगा, ब्रिटल होता चला जाएगा। और जब मटेरियल ब्रिटल होगा तो वो स्टील से कास्ट आयरन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। स्टील में क्या होता है, स्टील में डक्टिलिटी होती है, हमेशा ध्यान रखिए कि डक्टिलिटी इसके लिए होती है क्योंकि उसमें कार्बन की परसेंटेज वैल्यू जो है लोअर देन 2% होती है, ठीक है। तो उसमें डक्टिलिटी होती है, हार्डनेस भी होती है
पर डक्टिलिटी भी होती है, उसको आसानी से उसके तार बनाए जा सकते हैं, उसको कोई मोल्ड में मतलब पीट के उसको सीधा किया जा सकता है। लेकिन जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो भंगुरता की तरफ जाएगा। अगर उसमें आपने अगर किसी तरह कोई हैमरिंग कर दिया तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, वो कैसे टूटेगा, ये टोटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर 2% से ऊपर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे कार्बन की मात्रा कितनी हो गई, यहाँ पर जाके आपके मैक्सिमम 6.7% हो गई है। ठीक है, और 6.7% पे आप देखेंगे यहाँ पर ये सीमेंटाइट बन रहा है। तो सीमेंटाइट जैसा कि नाम से पता लगता है सीमेंट है ये। ठीक है, तो सीमेंटाइट जो स्ट्रक्चर होता है ये हाईली ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है, देखो आयरन कार्बाइड जो आप देख रहे हैं Fe3C को बोलते हैं आयरन कार्बाइड। जो कार्बाइड होता है वो नॉन मेटलिक मटेरियल होता है और ब्रिटल मटेरियल होता है। तो जब मेटल में आयरन कार्बाइड जब फॉर्मेशन होने लगता है तो मटेरियल क्या होगा, वो धीरे धीरे वो भंगुर होने लगेगा। तो उस केस में जैसे आपको मैंने बताया था स्टीम ड्रम के बारे में बताया था, सबको याद है ना स्टीम ड्रम के बारे में, किसी को भूला तो नहीं ना अभी? यस हाँ, स्टीम ड्रम में क्या होता है कि स्टीम ड्रम में एक हम लोग मेटलोग्राफी एक प्रोसेस करते हैं। मेटलोग्राफी में यही चेक किया जाता है कि उसमें सीमेंटाइट का निर्माण तो नहीं शुरू हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है उसमें इंसुलेशन की वजह से जो कार्बाइड होता है ना, कार्बाइड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कार्बाइड क्या करता है अंदर जाके जो ग्रेन बाउंड्रीज होती है, जो आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हर क्यूब के कॉर्नर में जो एक एटम होता है वो दूसरे क्यूब के एटम के साथ जुड़ता है। तो उसमें क्या होता है जो बीच में जहाँ पर ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट की जगह पर ये कार्बाइड फॉर्मेशन हो जाता है और क्या होगा, वो क्यूबिक बॉन्डिंग टूट जाती है और जब टूटेगी तो क्या हो जाएगा, आपका मेटल वो फट जाएगा। ठीक है, ये महत्व होता है इसका, इस आयरन कार्बन डायग्राम का। ठीक है रवि, क्लियर है ना ये? यस सर। ओके और सर टेम्परेचर चेंज होने से कैटेगरी चेंज होती है क्या बिल्कुल इनकी? बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर चेंज होने से कैटेगरी चेंज होगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि 0 डिग्री से लेकर या 400 डिग्री से लेकर, एक्चुअली 0 डिग्री फारेनहाइट 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद से जैसे आप मेटल को हीट करना शुरू करेंगे तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू होता है। आप देखेंगे 400 डिग्री से लेकर यहाँ पर 723 डिग्री, ये आपका 723 डिग्री का ये लाइन है ना, ये 727 दिया हुआ है, 727 नहीं 723 है एक्चुअली, ये 727 में एक लाइन और बनती है यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे बनती है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं गई, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन बनेगी वो इस तरह का। वो जो ये जो डॉटेड लाइन होती है वो होती है आपको 727 पे। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रेड लाइन है ये होती है आपकी 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी है वो होती है आपको 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसे बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये हीट ट्रीटमेंट में है आपके। ठीक है, अब 723 डिग्री सेंटीग्रेड के जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी लाइन यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे आप ये देखेंगे ये जो रेड लाइन है वो रेड लाइन है आपकी A2 लाइन। जब आप हीट ट्रीटमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि हम लोग हीटिंग शुरू करते हैं A2 लाइन से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। अब A2 लाइन आपको कैसे पता लगेगा, आपको जब टेम्परेचर याद होगा कि भाई A2 लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये जो वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पर आयरन पिग आयरन है। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था, ये जो पर्टिकुलर ये जो पोर्शन है वाला, ये पिग आयरन का पोर्शन है, देखिए ना नीचे Fe लिखा हुआ है। तो जब अगर आप 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा रहे हैं और A2 लाइन पे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो आयरन है वो रॉ आयरन है। ठीक है, उसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा है वो 0 से 0.8% के बीच में है। उस केस में आप केवल A2 लाइन को ही फॉलो करेंगे। आप A2 लाइन से भी आप 912 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं और A3 लाइन से भी आप 912 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पे? आंचल क्लियर है ये? और सर जो A3 वाली लाइन में सर कार्बन की वैल्यू कम होगी ना? A3 लाइन में नहीं, A3 लाइन में कार्बन की वैल्यू यहाँ पर आप देखिए ना, ये कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई है, 0.676 हो गई है। ठीक सर है, तो वो 912 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो सर कार्बन की वैल्यू कम होगी क्योंकि किसमें? A3 लाइन में? लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग है ना? A3 यस लाइन में? सर। A3 लाइन में? यस सर। हाँ हाँ, बराबर ना, बराबर सही तो है ना वो। यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है कि जब A3 लाइन में आप जब इसको हीटिंग करेंगे, देखो A3 लाइन जो होता है वो ये देखो, ये पर्टिकुलर जोन देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये पर्टिकुलर जोन वो जोन है जो स्ट्रेस रिलीविंग और मेटल में डक्टिलिटी डेवलप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो जब A2 लाइन में आप जब हीटिंग करोगे 912 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाओगे तो क्या होगा, अगर सिंपल हम आयरन की बात करें तो क्या होगा
कि 912 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग करने पर वो तुरंत एथिल आयन में शिफ्ट हो जाएगा, और आपकी कार्बन की परसेंटेज वैल्यू अगर घटती है तभी एथिल आयन में शिफ्ट होगा। अगर कार्बन की परसेंटेज वैल्यू अगर घटती है तो एथिल आयन में शिफ्ट होगा, और 0.76% पर ये एक्चुअली कूलिंग दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आपने 912 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने गर्म किया, अब उसके बाद क्या किया आपने, जैसे जैसे उसको कूलिंग में डाला और 723 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने जब उसको ठंडा किया, तो आपकी जो कार्बन की परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 0.76% तक चली गिर जाएगी। अगर आप इसको कंटिन्यूस अगर कूलिंग में आप डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वो प्रोसेस कहलाएगा आपका नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जनरली जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसमें नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस में मेटल में जो कार्बन की परसेंटेज वैल्यू है, कार्बन की परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हार्डनेस कम होती है पहला, और दूसरा उसमें डक्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है ये मुख्य रूप से वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग में जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन है वो उसमें इंक्रेज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है ना। तो नॉर्मलाइजिंग करने के बाद जब हम लोग हार्डनेस चेक करते हैं तो हार्डनेस उसकी कम हो जाती है, और हार्डनेस का जो मेन रीजन वो क्या है, वो आपका ये है कार्बन। ठीक है, क्लियर है ना रवि यहाँ पे? यस सर। हाँ, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम 723 के ऊपर अगर हीटिंग दोबारा शुरू करें और लाइन हमारी क्रॉस करके चली जाए किसमें, एसीएम लाइन को फॉलो करने लगे, तो वहां पर आपकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई कार्बन की 2%। 2% से अब जा रही है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में 1147 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो कार्बन की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.14%। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हार्डनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर आपको बनेगा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ऑस्टेनाइट, लिडेबेराइट और सीमेंटाइट, ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, सर मतलब हीटिंग करके हम चाहे तो पिग आयरन से कास्ट आयरन तक बना सकते हैं। हाँ बना सकते हो भाई। कास्ट आयरन तुम्हारा क्या, कास्ट आयरन तो तुमने हीट किया तभी तो मेटल पिघला है ना, यस सर। है ना। अब हीट करके मेटल तुमने पिघलाया, उसमें तुम थोड़ी सी कोक की मात्रा डाल दो तो कार्बन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब कार्बन ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो तुम्हारा जो आयरन कार्बन डायग्राम में कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा इस पोर्शन पे, ये देखो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे लाई करेगा यहाँ पर। अगर तुम्हारी 2% भी अगर तुम्हारी कार्बन की वैल्यू आ गई तो तुम्हारा ये जोन शिफ्ट होकर यहाँ पर चला जाएगा, कास्ट आयरन की लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है आचल, क्लियर है ये? यस सर। ओके, कोई डाउट हो तो उसमें पूछ लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे जैसा कि नाम से पता है कि फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पे एक यूनिट सेल आपका फेस के सेंटर में होगा, और बाकी जो मैंने बताया था कि 8 कॉर्नर पे एक एक यूनिट सेल होंगे। तो आप देखोगे जैसे ये फेस का सेंटर है, इसमें एक फेस ये है, एक फेस आपका ये है। ठीक है, फिर एक पीछे फेस है, एक ये साइड में फेस है, एक ये फ्रंट में फेस है ना, एक ये नीचे फेस है। ठीक है, तो हर फेस के सेंटर पे एक यूनिट सेल होगा, और कॉर्नर पे जो यूनिट सेल होगा वो तो सभी जगह यूनिवर्सल है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये सुनाया? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल सिंपल है भाई, गामा आयरन 910 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और कॉपर और सिल्वर। अब चलो ये भी देख लेते हैं 910 से 1400 के बीच में। अब देखो यहाँ पर ये 910 से 1400 इसके बीच में गामा बनता है, तो गामा कौन सा है, ये देखो ये देखो, ये गामा है, अस्टेनाइड है गामा, Yes, sir. है ना। यहाँ पर क्या बन सर गया आपको, हाँ जो 1400 से ऊपर भी तो बन रहा था सर गामा। गामा प्लस लिक्विड बनता है, ये देखो ना गामा प्लस लिक्विड बनेगा ये। अच्छा। ठीक है, ये लिक्विड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका मेटल लिक्विड फॉर्म में आ गया है, लेकिन यहाँ पर मेटल आपका अभी सॉलिड है, मतलब प्लास्टिक स्टेज में है मेटल आपका। ठीक है, अभी पिघला नहीं है, और फिर नहीं पिघला लेकिन फिर भी आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, गामा आर्सेनाइड स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो है अपना जो आज का टॉपिक है, यहाँ पर अपना एंड हो रहा है आज का टॉपिक।